Hello guys, I am Komal Balala. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 5 डेज जीके कैप्सूल की सीरीज़ में आज हम देखेंगे 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक का करंट अफेयर्स जो कि सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप करिए 9928001400 पे। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले है आज़ाद पट्टन हाइडल प्रोजेक्ट। ये एक्चुअली क्या है? आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना है। किसके बीच में? पाकिस्तान और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया है 700 मेगावाट का आज़ाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट। किस पे है ये? झेलम रिवर पे है, जो कि है सूदोटी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये जो है बनाया जाएगा बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल को यूज़ करके और ये कमीशनड इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशनड बाय 2024। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये रन ऑफ द रिवर स्कीम पे बेस्ड है, जो कि लोकेटेड है मुस्लिमाबाद विलेज में। ओके अब इसमें क्या होगा कि 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम है फ्रॉम द आज़ाद पट्टन ब्रिज इन डिस्ट्रिक्ट सूदोटी। ओके जो कि 8 डिस्ट्रिक्ट में से एक है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। अब क्या है? आज़ाद पट्टन प्रोजेक्ट जो है वन ऑफ द 5 हाइड्रो पावर स्कीम्स है। झेलम रिवर पे 5 है, उसमें से ये एक है। ठीक है, उससे पहले 4 कौन कौन से हैं? महाल, कोहाला, चक कोती हट्टियन और एक है करोट। अब इसमें से 3 जो है वो तो अपर स्ट्रीम में है और एक करोत जो है वो नीचे है, मतलब डाउनवर्ड स्ट्रीम में है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो है आज़ाद पट्टन और कोहाला और करोट ये CPEC क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पार्ट है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, इसी के तहत बनाया गया है। तो अब ये जो आज़ाद पट्टन हाइडल प्रोजेक्ट है ये सेकेंड पावर प्रोजेक्ट है, जिसका प्रोजेक्ट कोस्ट जो है वो है 1.5 बिलियन। सेकंड है, फर्स्ट कौन है? कोहाला प्रोजेक्ट अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? सेकंड है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ है और कब तक कमीशन हो जाएगा? रन ऑफ द रिवर स्कीम पे है। ठीक है, और 5 हाइड्रो पावर स्कीम कौन कौन सी है? झेलम रिवर पे। ये प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे? ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ओके अब है काजी 106F। अब देखो ये क्या है? कंट्री का ओनली गोल्डन टाइगर है। ठीक है, ये कहाँ पे रहता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे है? आसाम में। इसे टैबी टाइगर और स्ट्रॉबेरी टाइगर भी कहा जाता है। एक्चुअली इसका जो कलर है वो ऑरेंज येलो कलर का है, मतलब पीले कलर का दिखता है, जैसे सुनहरा कलर का शेर है ये। मतलब इंडिया का केवल एक ही सुनहरा कलर का शेर है, उसका नाम है काजी 106F, जो कि कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। अब इसका येलोइश जो बैकग्राउंड है वो अगोटी जींस के कारण होता है और साथ ही साथ एलिल मतलब होता है कि उसके साथ वाली जींस। ओके और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स जो इसके ऊपर होती है वो टैबी जींस कंट्रोल करते हैं और साथ ही एलिल मतलब उसके साथ साथ वाली जींस। ओके अब है शुद्ध। देखो क्या है? कोविड-19 को कम करने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। कोई डिफरेंट मास्क आ रहा है, सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट आ रहा है, कभी अपन देखते हैं चैम्बर्स बनाए जा रहे हैं। तो उसी डायरेक्शन में IIT कानपुर ने एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसका नाम है शुद्ध। शुद्ध की फुल फॉर्म है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। इसमें क्या होगा? 6 UV लाइट जो है 15 वॉट की वो लगाई जाएगी, जो कि इंडिविजुअली मॉनिटर्ड की जाएगी 8 डिस्टेंस से। अगर ये पूरी डिवाइस ऑपरेशन में आती है तो 10x10 जो एरिया है उसको डिसइंफेक्ट कर देगी सिर्फ 15 मिनट में। मतलब एक पूरे रूम जो है उसको डिसइंफेक्ट कर देगी 15 मिनट में। अब ये किस में काम आएगा? जैसे हॉस्पिटल एरिया हो गया, होटल्स हो गई, मॉल्स हो गए, ऑफिस हो गए, स्कूल्स हो गए, उनमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब है पॉपुलेशन एनालिसिस। अभी रिसेंटली क्या हुआ था? लैंसेट ने
एक पॉपुलेशन पे रिपोर्ट दी है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है, और साथ ही साथ इस डेटा को अपन मेंस में, ऐसे में, सब जगह यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल मैंने आप यहाँ पे डिस्कस करूँगी आपके साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। तो देखो, लैंसेट ने रिपोर्ट निकाली है, तो इसने क्या बताया है कि कहाँ पे पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी, पूरे सेंचुरी वाइज रिपोर्ट है। तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 1.6 बिलियन हो जाएगी 2048 में। अभी मतलब 1.38 बिलियन इन 2017 से कितनी बढ़ जाएगी, 1.6 बिलियन। ओके और इसके साथ साथ ही ये बता रहा है कि 32% डिक्लाइन होगा 2100 तक पहुंचने में। तो 32% डिक्लाइन एक इम्पॉर्टेंट रेशियो, और 2100 में अपनी पॉपुलेशन हो जाएगी 1.09 बिलियन। ओके तो इंडिया फिर भी 2100 ओके 2100 में वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री होगा। उसके बाद में होगी नाइजीरिया, देन चाइना, देन यूएसए, देन पाकिस्तान। तो ये जो पांचों कंट्रीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। 2100 में वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी होगी, इंडिया। उसके बाद नाइजीरिया, देन चाइना, देन यूएसए, देन पाकिस्तान। ओके उसके साथ साथ अब अपन देखते हैं वर्किंग एज अडल्ट। वर्किंग एज की एज क्या होती है, 20 से 64, तो वो कम हो जाएगी। अभी कितनी है, 762 मिलियन इन 2017 से अराउंड हो जाएगी 578 मिलियन इन 2100। ओके फिर भी इंडिया जो है लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन होगा वर्ल्ड का, मतलब इंडिया के पास लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी 2100 में। ओके उस तो ये क्या करेगा, चाइना के वर्कफोर्स जो पॉपुलेशन है उसको सरपास कर देगा इन मिड 2020s वेयर द वर्किंग एज पॉपुलेशन। अब देखो चाइना की कितनी ज़्यादा कम हो रही है, 950 मिलियन इन 2017 से वो पहुंच जाएगा 357 मिलियन इन 2100। ओके अब ये देखते हैं कि अब जो जीडीपी है उसमें अपनी जो रैंक है अभी 7th है ग्लोबली, उससे अपन पहुंच जाएंगे डायरेक्ट 3rd रैंक पे 2100 में इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। अब टोटल फर्टिलिटी रेट देखते हैं, तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2019 में बिलो 2.1 है। ओके तो वो कंटिन्यू कम होगी और 2100 तक आते आते अपनी 1.29 रह जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। मतलब 2.1 से अपन डायरेक्टली आ जाएंगे 1.29 पे। अब टोटल फर्टिलिटी रेट होती क्या है, एक्चुअली एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो एक वुमेन एक्सपेक्टेड टू बी बॉर्न टू ए वुमेन ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव स्पान। मतलब एक वुमेन को कितने बच्चे हो सकते हैं, 15 से 49 ईयर की एज में वो टीएफआर होता है। उसके साथ साथ ही अब इमाइग्रेशन पे देख लेते हैं, तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट नेट इमिग्रेशन बन जाएगा 2100 में। फर्स्ट कौन होगा, यूएसए। ओके तो विथ एन एस्टिमेटेड 500,000 मोर पीपल इमाइग्रेटिंग टू इंडिया इन 2100। ओके देन इमाइग्रेटिंग मतलब बाहर जाने से ज़्यादा है कि अंदर ज़्यादा आएंगे, तो यूएसए सबसे लार्जेस्ट, देन इंडिया। ओके अब देखते हैं गिवन द ट्रेंड्स ऑफ कंट्रीज लाइक यूएसए क्या कर रहा है, वर्किंग वीज़ाज को बंद कर रहा है, और इंडिया बीइंग ए डेवलपिंग कंट्री, और जैसे आत्मनिर्भर भारत अभी लॉन्च किया है, क्या मालूम हो सकता है आने वाले टाइम में वर्ल्ड का बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बन जाए। जैसे ही वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, और मार्केट तो अपने यहाँ है ही, तो अगर मार्केट है तो इससे क्या हो जाएगा, टू इमिग्रेंट टू वांट टू वर्क हियर, वो यहाँ पे काम करना चाहेंगे। जैसे अभी चाइना में करना चाह रहे हैं वैसे ही इंडिया में काम करना चाहेंगे। तो क्या हो जाएगा, यूएसए के बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन हो गया, इंडिया हो गया। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी देख लेते हैं अपन, 2064 में 9.7 बिलियन। ओके जो कि रह जाएगी 8.8 बिलियन बाय द सेंचुरी एंड, मतलब 2100 में। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि 23 कंट्रीज जो है वहाँ पे पॉपुलेशन मोर देन 50% कम होगी। कौन कौन सी है, जिसमें जापान है, थाईलैंड है, इटली है, स्पेन है। अब जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन बनता है कि 2100 में जो जैसे एक लाइन लिखी हुई आएगी, स्टेटमेंट्स आएंगे, फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके तो देखते हैं, इंडिया इन 2100 विल बी द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, देन नाइजीरिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान। ओके फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। क्या वर्किंग एज अडल्ट जो है 2100 में इंडिया में सबसे लार्जेस्ट होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी। टीएफआर जो है 1.29 हो जाएगा 2100 में। उसके साथ साथ ही यूएसए में लार्जेस्ट इमिग्रेशन है,
तो ये चारों स्टेटमेंट्स हो गए और ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब है ट्राइनिटी न्यूक्लियर टेस्ट। देखो फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर बम बना था, उसका नाम था ट्राइनिटी न्यूक्लियर टेस्ट। ट्राइनिटी वॉज द कॉड नेम फॉर द फर्स्ट डिटोनेशन ऑफ ए न्यूक्लियर डिवाइस। कहाँ बनाया गया था? यूएसए में बनाया गया था। किसके द्वारा? इट इज वॉज कंडक्टेड बाय द यूएस आर्मी ऑन जुलाई 16, 1945। एक्चुअली ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि इसे 75 साल हो चुके हैं एज ए पार्ट ऑफ द मानहट्टन प्रोजेक्ट। अब ये जो कंडक्ट हुआ था टेस्ट एक डेजर्ट में हुआ था, ठीक है, न्यू मैक्सिको में। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये बात आ जाती कि इसका निकनेम जो है वो रखा था द गैजेट। ओके, और सेम जो बॉम्ब है वो बनाया गया था फैट मैन बॉम्ब, जिसे लेटर डिनोटेड ओवर कहाँ पे करा गया था? नागासाकी। आप सबने सुना होगा नागासाकी जापान, हिरोशिमा नागासाकी जो बम डाले गए थे वो उसी के सिमिलर था। कहाँ कब डाले गए थे? 9 अगस्त 1945 में। ठीक है, इस वजह ये न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि इसे 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अभी जो सिचुएशन बन रही है, क्या मालूम थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए और ये जो न्यूक्लियर की जो टाइस चल रही है ना, हम बना रहे हैं वो कर रहे हैं, उस वजह से काफ़ी न्यूज़ में रहा है। अब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। देखो आप सब दवाई में देखते हैं जैसे लिखा होता है डोलो 600। अब जो 600 जो है ना वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, मतलब वो फीवर में कितना जल्दी से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो कोई भी दवाई हो उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो ही APIs है। अब ये क्या हुआ है कि अभी एक रिपोर्ट आई है, किसने निकाली है? टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल ने, जिसका नाम है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का स्टेटस, इश्यूज, टेक्नोलॉजी रेडीनेस एंड चैलेंजेस। अब TIFAC जो है वो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। अब देखो APIs होते क्या है? एक्चुअली क्या है? बल्क ड्रग है, ठीक है, जो कि हर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हुबेई जो प्रोविंस है चाइना का वो इसका हब है। एक्चुअली अभी इशू ये रहा है कि जैसे ही अपन जो है वो मोर देन 60-70% इम्पोर्ट करते हैं, और कहाँ से करते हैं? चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और अभी जो इंडिया चाइना के बीच में जो सिचुएशन चल रही है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? इसमें भी अपन को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा ताकि अपना इंपोर्ट जो है वो कम हो जाए और अपन ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करें ये चीज़ भी। ओके, ताकि कहीं पे भी डिपेंडेंसी नहीं रहे अपनी। तो इंडिया अभी क्या है? थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। फर्स्ट कौन है? चाइना, देन है इटली। ओके, और 14th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ओके, तो अपने यहाँ पे क्या है? 3000 ड्रग कंपनीज हैं और 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिसका डोमेस्टिक टर्नओवर जो है 1.4 लाख करोड़ इन 2019 विथ एक्सपोर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अपन को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और जो डिपेंडेंसी है APIs इंपोर्ट पे वो कम करनी पड़ेगी। ओके, समझ आ गया APIs क्या होते हैं? APIs क्या एक ड्रग है जो कि बेसिकली ये देखा जाए तो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब हर ड्रग में उसका होना जरूरी है। ओके, अब है निमोनिया कॉन्जुगेट वैक्सीन। देखो बहुत अच्छी न्यूज़ है, इंडिया ने इंडिजिनसली मतलब खुद ने एक वैक्सीन बना दी है निमोनिया के लिए। तो अब जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं उसमें इसे इंक्लूड किया जाएगा। अब देख लेते हैं किसने बनाई है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे ने परमिशन दे दी है कि वो फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप निमोनिया कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसका नाम है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड। ओके, क्या नाम है? न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब ये जो परमिशन है कौन देता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि ड्रग की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो इंडिया ये सोच रहा है कि PCV जो है, इसकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म निमोनिया कॉन्जुगेट वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम के अंदर डाला जाए, क्योंकि ये क्या होता है? निमोनिया को कम करती है और अपन देखते हैं निमोनिया से काफ़ी डेथ्स होती है, तो उसे अपन कम कर सकते हैं। तो न्यूमोकोकल डिसीज जो है वो रेफर्स टू एनी इलनेस कोज्ड बाय न्यूमोकोकल बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? वैक्सीन जो है वो सेवरल बैक्टीरिया ऑफ न्यूमोकोकी फैमिली, इस वजह से इससे जिसमें आगे जिसे निमोनिया भी होता है, तो कॉन्जुगेट जो है वो नाम इसी वजह से लिखा गया है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है दो से मिक्स होके बना गया। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एक डिसीज को अपन कम कर ले, दूसरे को भी कम
कर सकते हैं। ओके, अब है वल्लारपडम टर्मिनल। देखो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने रिव्यूड किया है द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब। नाम है कोची इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ICTT, जिसे लोकली कहा जाता है वल्लारपड्डम टर्मिनल। अब ये जो टर्मिनल है कहाँ पे, एक पोर्ट पे है। तो देखो ये क्या करता है, कंटेनर को हैंडल करता है, वहाँ पे टेम्पररी जो सामान आता है ना उसे स्टोर भी कर देता है और उन्हें अदर शिप में ट्रांसफ़र कर देता है ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो एक तरीके से ये क्या करेगा, स्विचिंग पॉइंट का काम करता है फॉर कार्गो कैरिड आउट बाय डीप सी से जो कार्गोज आ रहे हैं, वेसल्स ऑपरेटिंग ऑन ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड रूट्स। अब ठीक है, तो वल्लारपड्डम टर्मिनल जो है वो कोचीन पोर्ट का पार्ट है इन कोची केरला। It is located on Vallarpaddam Island. It was built with an investment of about 3200 crore shared by the government and Dubai government owned entity। ठीक है, इसे ओपन किया है फरवरी 2011 में एंड कैन हैंडल कार्गो अप टू 1 मिलियन TEU, मतलब 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स पर एनम। ओके, तो ये क्या है, एक टर्मिनल है जो स्विचिंग पॉइंट का काम करेगा। ओके, अब है मेलघाट टाइगर रिजर्व। देखो ये क्या है, अभी न्यूज़ में रहा था, एक्चुअली क्या है कि जो ग्रीन टर्मिनल है NGT जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने परमिशन नहीं दी है। यहाँ पे क्या एक रेलवे लाइन जाती, तो उससे जो एनिमल मेन कॉन्फ्लिक्ट है ना उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, और तो इनको भी नुकसान हो रहा था और इंसानों को भी नुकसान हो रहा था। ठीक है, तो क्या है, अब मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है बेसिकली है कहाँ, अमरावती डिस्ट्रिक्ट इन विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र, जो कि बॉर्डर है MP की, मतलब बॉर्डरिंग MP इन द नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, ये पार्ट है सतपुरा मेका लैंडस्केप। इट इज अमंग द फर्स्ट 9 प्लेसेस इन द कंट्री डेजिग्नेटेड एज टाइगर रिजर्व्स इन 1973-74। ठीक है, 9 प्लेसेस में से फर्स्ट है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया था 1973 में। फर्स्ट टाइगर रिजर्व है कहाँ का, महाराष्ट्र का। ठीक है, ओके, अब इसमें देखो कौन कौन से एरिया आ जाते हैं, गुगामल नेशनल पार्क आ जाता है, वैन, अंबावरबा और नरनल सेंचुरीज, ये सब इसी के अंदर है। अब अदर कौन कौन से टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में देख लेते, तडोबा, अंधेरी, पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा और बोर। ओके, अब है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020, इसे रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये जो डेटा होता है वो बेस्ड है स्टडी ऑफ पॉवर्टी ट्रेंड्स इन 75 कंट्रीज। एक्चुअली देखो क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 3 मेजर डायमेंशंस है और उसके अंदर 10 इंडिकेटर्स है। तो ये बोल रहा है कि 1.3 बिलियन पीपल जो है आज भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर रह रहे हैं, उसमें से 80% जो है वो 10 में से 5 भी उनके पास नहीं है। ठीक है, अब कौन कौन से मेजर से, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब बर्डन जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का वो डिसप्रोपोर्शनली फॉल्स ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, हाफ जो है जो पुअर पीपल है उसमें चिल्ड्रन है जो कि अंडर 18 है। ओके, 65 आउट ऑफ 75 जो कंट्रीज है रिड्यूस्ड देयर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लेवल बिटवीन 2000 से लेके 2019 तक। अबाउट 84.3% ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल कहाँ पे रहते हैं, सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया में। 67% पीपल जो है वो मिडिल इनकम कंट्रीज में है। ओके, इंडिया का सिनेरियो देखते हैं। इंडिया लिफ्टेड एज मेनी एज 270 मिलियन पीपल आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2005-6 टू लेके 2015-16। ओके, तो मतलब 270 मिलियन पीपल जो है वो पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं 10 सालों के अंदर। ओके, अब है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जैसे अपन ने पहले भी देखा था, अब इसमें थोड़ा डीप में है। अकॉर्डिंग टू इंडियाज वॉल्यूंटरी नेशनल रिव्यू ऑफ SDG, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एटलीस्ट 271 मिलियन पीपल वेर लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2005-6 से लेके 2016-17। ओके, तो कितने लोग लिफ्ट हो गए हैं, 271 मिलियन। अब इसमें VNR ऑफ SDG जो है वो नीति आयोग प्रेजेंट करता है एट द हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन 2010। अब MPI जो है इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पॉवर्टी जो है वो यूनिडायमेंशनल नहीं है।
ठीक है, जबकि ये मल्टी डायमेंशनल है, इस वजह से इसका नाम मल्टी डायमेंशनल है। द इंडेक्स शो द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल एंड एवरेज नंबर ऑफ डेप्रीवेशन ईच पुअर पर्सन एक्सपीरियंसेस एट द सेम टाइम। अब देखो ये 3 डायमेंशंस लेता है और 10 इंडिकेटर लेता है। अब देखो जो फर्स्ट डायमेंशन है वो एजुकेशन, एजुकेशन में 2 इंडिकेटर है, एक वो कितने साल स्कूल गया और उस चाइल्ड का एनरोलमेंट कितना है, ठीक है। सेकंड इंडिकेटर है हेल्थ, हेल्थ में क्या होगा कि चाइल्ड मतलब उसको न्यूट्रिशन, उसका लेवल कितना है, वो माल न्यूट्रिशन का पेशेंट तो नहीं है, अंडर न्यूट्रिशन तो नहीं है, ये सारे इसके फैक्टर्स है। और सेकंड है चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। अब जो थर्ड डायमेंशन है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके अंदर देखो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फ्लोरिंग, उसका एरिया, घर वर कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर, उसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कहीं पानी मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। सैनिटेशन, हाइजीन कंडीशन कैसी है, अनहाइजीनिक तो नहीं है, कुकिंग फ्यूल कैसा है, जैसे अपन ने देखा था यहाँ पे उज्ज्वला योजना के तहत अब जो दिया जा रहा है, ताकि क्या होगा कि जो वुमेन्स को जो प्रॉब्लम रहती है वो सॉर्ट आउट हो रही है उसके थ्रू, वैसे ही कुकिंग फ्यूल हो गया, एसेट्स उनके कैसे हैं, ये सारे डायमेंशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ओके। अब है एस्पायर पोर्टल, देखो हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है, तो क्यों ना अपन को ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ICAT ने डेवलप किया है। क्या नाम है? इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म किसके लिए? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मतलब जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए। नाम है एस्पायर, उसकी फुल फॉर्म है ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। पोर्टल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिलायंट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बनाएगा, ठीक है, इन इंडिया में, जिससे क्या होगा कि अपना जो मेक इन इंडिया का मिशन है और आत्मनिर्भर विजन जो है वो फुलफिल होगा। अब पोर्टल किस के साथ? इन लाइन विद द इनिशिएटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब जो DHI है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, उसने बहुत सारे इनिशिएटिव ले रखे हैं टू प्रोमोट इनोवेशन एंड टू डेवलप द रिलेटेड इकोसिस्टम। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, किसकी? इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर की। कैसे? एक्सचेंज ऑफ नॉलेज के थ्रू और एक्सपर्टाइज के थ्रू, ताकि अपन सेल्फ रिलायंट बन सके और साथ ही साथ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ है उसे भी बूस्ट कर सके, ठीक है। इससे क्या होगा कि ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी कंट्री की। फंक्शनिंग कैसे करेगी? ये फैसिलिटेट करेगा इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को, R&D इंस्टीट्यूशंस को, फिर साथ ही साथ ऐसे बोलेगा कि अकेडमिया R&D के साथ मिलके काम करे, नया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करे, ठीक है, क्वालिटी बढ़ाए, कोई अगर वारंटी इशू है तो उसे सॉल्व करे, शॉप फ्लोर के कोई इशू है तो उसे सॉल्व करे, एक्सपर्ट की ओपिनियंस ले, ताकि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो, ओके। ब्लैक रॉक, देखो एक अभी क्या है, न्यू मालवेयर मिला है, ठीक है, तो जो किसको टारगेट कर रहा है? सोशल कम्युनिकेशन एंड डेटिंग एप्स को, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या है कि एक वायरस है, कंप्यूटर वायरस है, मालवेयर, ठीक है। ब्लैक रॉक जो है बेसिकली एक बैंकिंग ट्रोजन है। ट्रोजन क्या होता है? वायरस होता है, ठीक है, और ये एनहांस्ड वर्जन है किसका? एग्जिस्टिंग जर्जस मालवेयर विच इटसेल्फ इज ए वेरिएंट ऑफ लॉकी बॉट एंड्रॉयड ट्रोजन। अब ट्रोजन जो है एक इज एनी टाइप ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम। देखो क्या होता है, कंप्यूटर में जो कोई प्रोग्राम होता है ना, ठीक है, वो खुद ही एक वायरस बन जाता है, तो वो कोई मैलिशियस प्रोग्राम जो है वो ट्रोजन होता है, डिस्गाइज्ड एज ए लेजिटिमेट वन। ये क्या करता है? बेसिकली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराता है, जिसमें आ गए लॉगिंग क्रीडेंशियल्स हो गए अपने, ठीक है, अकाउंट नंबर हो गए, कोई आपके है ना ATM कार्ड के इन्फॉर्मेशन हो गई, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, इस टाइप से वो यूजर्स से चुराता है। अब बैंकिंग ट्रोजन क्या होगा? स्पेसिफिक काइंड हो गया ट्रोजन का, ठीक है। अगर ये क्लाइंट की मशीन में इंस्टॉल्ड हो जाता है तो ये क्या करता है कि ये ना, मतलब बैंकिंग ट्रोजन्स वेराइटी ऑफ टेक्निक को यूज़ करता है, जैसे बॉटनेट क्रिएट कर देता है, ठीक है, स्टील क्रीडेंशियल्स वही हो गया, फिर इंजेक्ट करता है, ये क्या करता है? मैलिशियस कोड डाल देता है ब्राउजर्स में और उसके थ्रू ये मनी चुराते हैं। अब ये फंक्शनिंग कैसे करते हैं? ये क्या करते हैं? यूज़र की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं बाय अब्यूजिंग द एक्सेसिबिलिटी सर्विस ऑफ एंड्रॉयड, ठीक है, और ओवरलेइंग ए फेक स्क्रीन, मतलब फिशिंग अटैक होता है ना, मतलब एक
जेन्यून ऐप पे आपके ऊपर एक और फेक ऐप आ जाती है, फेक स्क्रीन आ जाती है और आपको लगता है ये जेन्यून स्क्रीन ही है। इट यूजेस एंड्रॉयड डीपीसी मतलब डिवाइस पॉलिसी कंट्रोलर टू प्रोवाइड एक्सेस टू अदर परमिशंस। ठीक है, अब है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट, अब ये बोल रहा है कि वर्ल्ड जो है अभी ऑन द ट्रैक नहीं है कि जो ग्लोबल अपना जो गोल है जीरो हंगर बाय 2030 तो उसे मीट नहीं कर सकती। 8 से 13 करोड़ पीपल आर लाइकली टू ग्रो, मतलब इस कोविड-19 की वजह से 8 से 13 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड लेवल पे भूखमरी का शिकार हो जाएंगे इस साल। ठीक है, क्योंकि क्या है, इकोनॉमिक रिसेशन है, किसकी वजह से आ गया है, कोविड-19 की वजह से। ठीक है, 690 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड वो भूखमरी का शिकार हो गए थे 2019 में। ओके, तो अब हंगर कंटिन्यूस मतलब भूखमरी बढ़ती जा रही है 2014 से, क्योंकि ग्लोबल प्रिवलेंस जो है वो अंडर नरिशमेंट का वो बढ़ रहा है और ओवरऑल परसेंटेज जो है वो 8.9% बढ़े हैं। एशिया सबसे ज़्यादा अंडर नरिश्ड है, उसके बाद आता है अफ्रीका, एशिया में है 38 करोड़, अफ्रीका में 25 करोड़, उसके बाद लैटिन अमेरिका, फिर कैरिबियन कंट्रीज है। ठीक है, अब सोफी रिपोर्ट देखो कौन कौन रिलीज करता है, जॉइंट रिपोर्ट है, 5 ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, किसका है, यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, फिर है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, थर्ड है यूनिसेफ, फोर्थ है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और फिफ्थ है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली क्या करता है, लेटेस्ट एस्टिमेट बताता है फूड इनसिक्योरिटी पे, हंगर पे, माल न्यूट्रिशन पे एट द ग्लोबल एंड रीजनल लेवल्स। अब 2020 जो एडिशन है कंटिन्यूज टू सिग्नल दैट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस रिमेन इन द फाइट अगेंस्ट फूड इनसिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन इन ऑल इट्स फॉर्म्स। ओके, अब है नूर वाली महसूद। देखो क्या हुआ है कि अभी जो यूएन है इसने इसे नूर वाली महसूद को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टेरर ग्रुप का लीडर है नूर वाली महसूद। ठीक है, जो कि ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हो गया है यूएन के द्वारा। अब जो डिसीजन है उसमें देखो क्या होता है, ही वॉज पार्टिसिपेटिंग इन फाइनेंसिंग, प्लानिंग एंड परपिट्रेटिंग एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ एंड इन सपोर्ट ऑफ एंटिटीज एसोसिएटेड विद अलकायदा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स 1267 ISIL and Al Qaeda Sanctions Committee added Masood to the ISIL and Al Qaeda sanction list, subjecting the Pakistani national to an asset freeze, travel ban and arms embargo। अब ब्लैकलिस्टिंग अगर सिक्योरिटी काउंसिल कर देती है तो उससे क्या हो जाता है कि देखो ना तो उसे कोई पैसा दे सकता है, उसके सारे फाइनेंशियल एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है, उसके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उन्हें भी फ्रीज कर दिया जाता है, जो भी उन्हें पैसे दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये रोकता है कि वो ऐसे आगे कोई ना करे। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिवेंट द ट्रांसफर फ्रॉम देयर टेरिटरीज ऑफ आर्म्स एंड ऑल्सो मटीरियल रिलेटेड टू डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज। अब है कुर्म। देखो एक क्या है, रिसेंटली अभी टर्टल कंजर्वेशन जो मतलब जो है ना कछुए की कंजर्वेशन के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है कुर्म, एम्ड एट टर्टल कंजर्वेशन। इसे डेवलप किया है इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क इन कोलैबोरेशन विद टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, तीनों ने बनाया है। ये बेसिकली एक डेटाबेस प्रोवाइड करेगा यूजर को कि वो स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सके और लोकेशन भी बताएगा ताकि रेस्क्यू सेंटर्स के पास में टर्टल को जाके कंजर्व कर दिया जाए। तो इट हैज़ बिल्ट इन डिजिटल फील्ड गाइड कवरिंग 29 स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड टोटोइज ऑफ इंडिया, जिसमें देखो टर्टल की आइडेंटिफिकेशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वर्नैकुलर नेम्स होंगे और थ्रेड्स होगा। ठीक है, अगर कोई टर्टल को रिपोर्ट करता है फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री यूजिंग कुर्म, ही और शी रिसीव एडवाइस अबाउट द स्पीशीज एंड इट्स कंजर्वेशन। ओके, APT29 इसे ड्यूक्स और कोजी बियर भी कहा जाता है। बेसिकली एक ग्रुप है, साइबर एस्पोनेज ग्रुप, जो कि रशियन इंटेलिजेंस सर्विसेज का पार्ट है। ये जो ग्रुप क्या करता है, वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक को यूज करता है वो टारगेट करने के लिए गवर्नमेंटल, डिप्लोमेटिक, थिंक टैंक, हेल्थ केयर एंड एनर्जी टारगेट फॉर इंटेलिजेंस गेन के लिए। अब ये क्या कर रहे हैं कि कस्टम मालवेयर को यूज करते हैं जिसका नाम है वेलमेस एंड वेलमेल टू टारगेट ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली। अब ये जो अभी न्यूज़ में इसलिए रहा था कि ये वैक्सीन के डेटा को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन निष्ठा देखो क्या है,
ये एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। निष्ठा जैसे ही आता है तो क्या है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, तो देखो पहले क्या हुआ था, ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने 2019 में लॉन्च किया था ताकि टीचिंग जो टीचर्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन अब तो पॉसिबल है नहीं, तो इसे ऑनलाइन मोड में अभी रिसेंटली लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इनिशियली निष्ठा प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2019 थ्रू फेस टू फेस मोड टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल इन द कंट्री। कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से क्या हो गया, इस प्रोग्राम को फेस टू फेस मोड में तो कंडक्ट करना पॉसिबल हुआ नहीं, तो निष्ठा को कस्टमाइज किया ऑनलाइन मोड में टू बी कंडक्टेड थ्रू दीक्षा पोर्टल और निष्ठा पोर्टल। दीक्षा क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, एंड निष्ठा पोर्टल्स। ओके, अब निष्ठा है क्या, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर हॉलिस्टिक एडवांसमेंट, एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा, ताकि क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग के थ्रू। ओके, तो बेसिकली क्या है, टीचर की ट्रेनिंग है। It aims to build competencies among all the teachers and school principals at the elementary stage. Okay. So guys, if you like this video, then just like, share and subscribe our channel. Okay, bye.